नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ISPCS सॉल्यूशन पर। हम लोग AEDO का प्रैक्टिस से डिस्कस कर रहे थे, जिसमें सेट नंबर 20 है और इस बुक का टोटल 20 सेट था सामान्य अध्ययन का, जिसमें हम लोग GS कंप्लीट कर लेंगे आज 20 नंबर कर चलते हैं प्रश्नों की ओर। सेट 20 नंबर में पहला प्रश्न पे कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। काकीनाडा, नागापट्टिनम, मछलीपट्टनम, 4 में है विशाखापट्टनम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका होगा बी, 4, 1, 2, 3। सबसे नॉर्थ में हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम। नॉर्थ से साउथ की ओर अरेंज करना है, तो सबसे नॉर्थ में हो जाएगा विशाखापट्टनम, फिर काकीनाडा, उसके बाद ये आ जाएगा मछलीपट्टनम, फिर नागपट्टिनम। ये भी पूछ सकता है कि कौन कहाँ पड़ता है, तो जैसे काकीनाडा है तो ये भी आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नागपट्टिनम आपका तमिलनाडु में आ जाएगा, तमिलनाडु। और मछलीपट्टनम भी आंध्र प्रदेश में पड़ता है और विशाखापट्टनम भी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। सबसे पहले हो जाएगा विशाखापट्टनम और नागपट्टनम जो कि तमिलनाडु में है। तो जब मैप में भी देखिएगा तो साउथ में तमिलनाडु है, उसके ऊपर आंध्र प्रदेश है, तो हमेशा नागपट्टनम जो नीचे होगा। तो 3 इसी में अंतिम में है, तो इससे भी थोड़ा सा आइडिया लग सकता है। तो ये हो जाएगा बी नंबर। 2 नंबर पे चलते हैं। 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सौर ऊर्जा परियोजना सही सुमेलित नहीं है? ए में है कामठी तमिलनाडु, बी में है पावागढ़ गुजरात, सी में है भड़ला राजस्थान, डी में है बैलस्पन MP। पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ए में कामठी तमिलनाडु ये सही था, भड़ला राजस्थान में पड़ता है ये भी सही था, बैलस्पन MP में पड़ता है ये भी सही है, जबकि पावागढ़ गुजरात में ना पढ़ के कर्नाटक में पड़ता है, तो ये सुमेलित नहीं है। 3 है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन % पाया जाता है? तो ये इस बार जो 18वीं वन रिपोर्ट आई थी 2023 में, उसके अनुसार सबसे ज़्यादा परसेंटेज में वन पाया जाता है मिजोरम में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में। ये भी पूछ सकता है कि मिजोरम में कितना है, तो इसमें 85.34% है और अरुणाचल प्रदेश में है 78.67%। तो सबसे ज़्यादा हो गया मिजोरम, राइट आंसर। 4 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए में है कि सूर्य, पवन एवं बायोमास गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो ये सही है। बी है कि खनिजीय संसाधनों की पुनः प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, ये भी सही है क्योंकि ये अनवीकरणीय होते हैं, इसे नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। सी है कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का एक 7वां हिस्सा वनाच्छादित है, तो ये गलत है क्योंकि हमारे यहाँ 21% ही वनावरण है, और जिसमें से कि 19 राज्य के आसपास में ही 33% है। तो 7वां हिस्सा तो कितना हो जाएगा आपका? जैसे अगर 7 में 100 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 इकाई 7, 10 में से 7 या 3, 0, 7 28। क्षेत्र का एक 7वां हिस्सा यानी 14% कह रहा है, तो 14 नहीं 21% हमारे यहाँ वन आच्छादित है, तो ये गलत हो गया। डी है कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रदूषण पैदा करते हैं, तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रदूषण करते हैं, ये भी सही है। तो इसका पूछा था, गलत पूछा था, तो इसका राइट आंसर सी दिया है। कभी कभी इसमें भी सही लग रहा है कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रदूषण पैदा करते हैं, तो ये भी सही ही है। तो गलत पूछा था तो आपको सी मान लीजिएगा। 5 है, कभी कोई क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है कि ऑप्शन 1, 2 सही लगता है, लेकिन इसमें सटीक देखना है कि जो सबसे ज़्यादा सही कौन सा है, उस पर जाके आंसर देना होता है। 5 नंबर कह रहा है कि मानसून की उत्पत्ति की तापीय विचारधारा के प्रतिपादक व समर्थक थे, तो तापीय विचारधारा के प्रतिपादक व समर्थक थे एडमंड हेली। 6 है कि पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं? ए में है चेरी ब्लॉसम, बी में है चाय वर्षा, सी में है बार्डो इचीला या काला बैसाखी, जिसे नॉर्वेस्टर भी कहा जाता है। तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा ये सब में कहा जाता है काला बैसाखी या नॉर्वेस्टर। 7 है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए में है कोयना परियोजना महाराष्ट्र, तो ये सही है। बी है सारावती परियोजना कर्नाटक, तो ये भी सही है। बाली मेला परियोजना उड़ीसा, ये भी सही है। तो सही नहीं है पूछा है तो डी होगा कि साबारी गिरी परियोजना गुजरात, ये गुजरात में ना होकर के केरल में है। 8 नंबर कह रहा है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक कौन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका मुख्य जल विभाजक का काम करता है दिल्ली रीज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। 9 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? तो जनरली क्या होता है कि जो बंगाल की खाड़ी की तरफ होता है, इधर वाली डेल्टा बनाती है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है, और पश्चिम में जो गिरने वाली नदियां हैं वो ज्वार नदमुख बनाती है, जिसे एस्चुअरी भी कहा जाता है। तो
तो जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं ये जॉर्ज नदमुख बनाती है, तो इसमें राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि महानदी, कावेरी, गोदावरी ये सब डेल्टा का निर्माण करती है। तो हमारा डी बी हो गया। अगर यहाँ पे नर्मदा रहता तो भी सही हो जाता। 10 नंबर पे चलते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो कश्मीर घाटी किसके बीच स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 नंबर का बी, कि पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच स्थित है। 11 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो मेघालय का कौन कौन सा अंश होता है, गारो, खासी और जयंतिया। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कि भुवन पहाड़ियाँ जो है मेघालय पठार का अंश नहीं है। 12 नंबर पे चलते हैं। 12 नंबर कह रहा है कि प्रद्वीपीय भारत के शिखरों के समूह का चयन उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रमानुसार कीजिए, यानी घटते क्रम में करना है। ऊपर से सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा ऊंचाई किसकी है, तो सबसे बड़ा, इससे भी अब अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनाईमुडी का है, साउथ का सबसे ऊंचा पर्वत। उसके बाद डोडा बेटा है, फिर गुरु शिखर है, फिर महेंद्रगिरी है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अनाईमुडी, डोडा बेटा, गुरु शिखर, महेंद्रगिरी। 13 कह रहा है कि हिमालय में हिम रेखा निम्न में के बीच स्थित होता है। तो हिम रेखा किसके बीच स्थित होता है, तो ये 4300 से लेकर 6000 मीटर पूर्व में स्थित है। 14 है कि संविधान में संशोधन की आवश्यकता समय समय पर क्यों होती है। तो इसका राइट आंसर ये है कि समय के साथ बदलते परिस्थितियों के कारण संविधान में बदलाव जरूरी होता है। 15 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा से संबंधित है आपका अनुच्छेद 52, जबकि 65 और 56 ये है आपका राष्ट्रपति शासन से, या 360 है वित्तीय आपातकाल से। आपातकाल का किस में है, तो भाग 18 में है। कहाँ से लिया गया ये भी पूछ सकता है, तो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। 16 कि भारत में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या 25 है। और ये आर्टिकल पूछ भी सकता है, तो आर्टिकल हाई कोर्ट का जिक्र किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 214 और सुप्रीम कोर्ट का है 124 में। 17 में है कि निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के अलावा कोई भी धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री या एक से अधिक। तो इसका एक से अधिक नहीं होगा, इसमें हो जाएगा डी, नन ऑफ द एबव। इनमें से कोई नहीं। किसी का सिफारिश आवश्यक होता है तो प्रेसिडेंट का होता है। इसका जिक्र किस में है, तो आर्टिकल 117 में है। और भी पूछेगा कि धन विधेयक को परिभाषित किस में किया गया है, तो ये किया गया आपका 110 में। ये भी पूछता है कि धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है, तो ये केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, केवल लोकसभा में। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। सिर्फ प्रेसिडेंट की सिफारिश से पेश किया जाता है धन विधेयक को। 80 नंबर पे चलते हैं। 18 नंबर कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है। तो सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया जाता है, उसके बाद लोकसभा में आता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, 18 का। 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मद राष्ट्रीय आय माप से बाहर रखी गई है। तो इसमें ए जो है कि सेकेंड हैंड माल की बिक्री से प्राप्त है, तो इसको बाहर रखा गया है दोहरी गणना से बचने के लिए। 20 में है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा कच्चे माल का निष्कर्षण, यानी खनन वगैरह जो गतिविधियां होती है। तो एक आपका 3 हो जाएगा। पंचक क्षेत्र में क्या होगा, इससे भी देख सकते हैं कि 3 किस में है, तो 3 सिर्फ इसी में है, तो ये सब ऐसे ही कट जाएगा। अब एक बार इसको मिला के देख लेते हैं। बी का हो गया 4, सी का हो गया 2, डी का हो गया 1। तो 4 में क्या है कि उच्च स्तरीय निर्णयन, तो ये पंचक क्षेत्र में आता है। तृतीयक क्षेत्रक में आपका सेवा आ जाता है, और द्वितीयक में आता है निर्माण और विनिर्माण। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 21 है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या होता है। तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब होता है उपयोगिता बनाना, यानी सी। 22 है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह हुआ था 1922 से लेकर 24 के बीच, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी पूछेगा इसका नेता कौन थे, तो इसका नेता थे अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ था, सीताराम राजू के नेतृत्व में। 23 नंबर पे चलते हैं। 23 कह रहा है कि 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था। तो इसकी स्थापना किया था आपका बी डी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर। 24 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था। तो ये प्रारंभ की थी उषा मेहता ने। 25 है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ये वायसराय भी कह सकते, उस समय वायसराय बन गया था। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1930 में पहला हुआ था, 31 में दूसरा हुआ था, 32 में तीसरा हुआ था। तो समय लॉर्ड इरविन था। इसका कार्यकाल कब से कब तक था, जो 26 से 31 के बीच था, 1926 से 1931 के बीच। तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा।
26 कह रहा है कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने पर कांग्रेस द्वारा कटु विरोध किसने किया था। तो इसमें बहुत सारे कांग्रेस नेताओं ने विरोध किया था, जैसे हमें कि इसमें देख सकते हैं, जैसे CR दास हो गए, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ये सब बहुत सारे नेताओं ने इसका विरोध किया था कि गांधी जी को वापस नहीं लेना चाहिए था। कब लिया गया असहयोग आंदोलन वापस? तो 1922 में लिया जाता है, चौरी चौरा घटना के बाद। 27 है कि इसके अतिरिक्त गांधी ने कांग्रेस को एक व्यापक कार्यक्रम प्रदान किया। तो किसके अतिरिक्त? तो इसमें हो जाएगा वर्गहीन भारतीय समाज, रचनात्मक कार्य, स्वच्छता या एक से अधिक। तो इसमें इसका राइट आंसर बी है कि रचनात्मक कार्य, एक व्यापक कार्यक्रम प्रदान किया कांग्रेस को। 28 है कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था। तो इस दिन आपको शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। 29 है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ए में है नवंबर 56, दिसंबर 56, जनवरी 57 या फरवरी 57। इसको शामिल किया गया था दिसंबर 1856 में। PYQ में पूछा हुआ है। 30 नंबर है कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजेदार सभा के विकल्पों का संयोजन कीजिए। तो प्रार्थना समाज का कौन है? आत्मारंग, पांडुरंग। तो इसमें है आत्मारंग, इसमें है आत्मारंग, तो ये दोनों तो कट जाएगा। उसके बाद आ जाए यंग इंडिया, तो इसका मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएगा। लोकहितवादी तो गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज तो ज्योतिबा फुले, और रहनुमाई मजेदार सभा तो ये है आपका नौरोजी फुदोरन जी। तो 30 का आपका बी हो जाएगा। प्रार्थना समाज आत्मारंग पांडुरंग, यंग इंडिया महात्मा गांधी, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुल्ले, रहनुमाई मजेदार सभा हो गया नौरोजी फुदोरन जी। 31 कह रहा है कि 1854 का ऊट डिस्पैच किससे संबंधित था? भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना, आधुनिक शिक्षा, सामाजिक सुधार या एक से अधिक। तो 31 का हो जाएगा डी नंबर। इसमें मेनली था कि आधुनिक शिक्षा लाना, जिसमें कि विश्वविद्यालयों की स्थापना भी हुआ और जिससे कि सामाजिक सुधार भी हुआ, इसलिए डी हो गया। 32 है कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया जाता था? जमींदार, कॉमरेड, अल हिलाल या एक से अधिक। ये 68 में पूछा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पसी, अल हिलाल। 33 है कि इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? वारेन हेस्टिंग ने, लॉर्ड बेलेजली से, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड रिपन। तो इसका स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने किया था इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना। 34 है कि अली नगर की संधि का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है मीर जाफर तथा मोहम्मद शाह, ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला, लॉर्ड क्लाइव तथा मीर जाफर। तो इसका संबंध या नन ऑफ द एबव है, तो इसका संबंध है ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला से। अली नगर की संधि यही बाद में फिर प्लासी का युद्ध का कारण बनता है। प्लासी का युद्ध 1757 में जो होती है। उसका बाद बक्सर पूछता है तो 1764 में होती है। 35 पे चलते हैं। 35 है कि सूफी किस रूप में जाने जाते हैं? हिंदू संत, मुस्लिम संत, बौद्ध भिक्षु या जैन मुनि। तो सूफी वगैरह, सूफी किसे कहा जाता है? तो ये मुस्लिम जो संत होते हैं उन्हें सूफी कहा जाता है। 36 है कि राष्ट्रीय शासक किसको कहा गया है? राष्ट्रीय शासक ये कहा गया अकबर को। 37 है कि अल बरूनी भारत आया था, कब आया था? तो ये 11वीं शताब्दी में आया था। 38 है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा है गिरनार के स्तंभ लेख से, जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ या हाथी गुम्फा लेख के साथ या सारनाथ लेख के साथ। तो आपका राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है हाथी गुम्फा लेख के साथ, बी सी राइट आंसर हो जाएगा। 39 है कि किस चोल शासक ने गंगई कोट चोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना की थी? तो ये स्थापना किया था राजेंद्र प्रथम ने, और यहाँ पे एक मंदिर भी बनाया था, कल बताए थे, उसका नाम मैसेज कमेंट कीजिएगा। 40 नंबर है कि डेमेट्रियस किसके समकालीन थे? तो डेमेट्रियस आपका अशोक के समकालीन था। 41 है कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह क्या कहलाता है? तो इनका संग्रहों का संग्रह कहलाता है त्रिपिटक। इसमें 3 पिटक है, कौन कौन है? विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। 42 है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी? तो नगर नियोजन, चौड़ी सड़कें, निकासी व्यवस्था या पक्का मकान। तो इसकी मुख्य विशेषता अगर पूछा है, ऐसे सब विशेषता इसमें चौड़ी सड़कें, निकास व्यवस्था, पक्का मकान, लेकिन मेनली अगर इसको जाना जाता है तो नगर नियोजन से जाना जाता है, क्योंकि सब लोग इसी का भाग था। चौड़ी सड़कें, पक्का मकान या निकासी व्यवस्था, ये राइट आंसर होगा। 43 है कि बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? ए में अनाज आधारित, दाल उद्योग या गन्ना उद्योग। तो बिहार में आपका अनाज आधारित उद्योग की ज़्यादा प्रभुत्व है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। 44 है कि बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है? तो ये जानी जाती है आपकी कोसी, से कहा जाता है बिहार का शोक। 45 है कि बिहार धारणीय विकास संबंधित बोर्ड है? तो 45 का हो जाएगा आपका राइट आंसर ए की योजना और विकास विभाग।
46 है कि दक्षिण बिहार के औद्योगिक विकास का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी कि खनिज और कोयले का पर्याप्त भंडार, सड़क और रेल का उत्तम जाल और सस्ता श्रम। तो इसका राइट आंसर डी है। 47 है कि बिहार विधानसभा में एससी के उम्मीदवारों, ये 2000 के पहले का प्रश्न दे दिए हैं थोड़ा सा PYQ से उठाकर, इसीलिए हो जाएगा कि कोयले का पर्याप्त भंडार। जब से झारखंड का बंटवारा हुआ है, झारखंड के बाहर होने के बाद अब ये सब थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन ये PYQ है इसलिए इसको अपना उसके अनुसार देख लीजिएगा। 47 है कि बिहार विधानसभा में एससी के उम्मीदवारों के लिए कितने सीटें रिजर्व है? तो एससी के लिए आपका टोटल कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका 38 और 2 हो जाता है आपका एसटी के लिए, कटोरिया और मनिहारी। तो टोटल अगर पूछेगा तो टोटल हो जाएगा 40 सीटें रिजर्व है, लेकिन अगर सिर्फ एससी के लिए पूछे तो 38 और 2 हो जाएगा एसटी के लिए। 48 है कि किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 1855-56 में बिहार के संथालियों ने विरोध किया था। 49 है कि 37-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो 49 का हो जाता है सी नंबर की स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा आयोजित किया गया था। 50 है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किया था आपका सचिंद्र नाथ सान्याल ने। सी हमारा राइट आंसर है। 51 की ओर चलते हैं। 51 कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा निम्न में से किसके बराबर होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। इसे एक तरह में BPSC में एक न्यूमेरिकल पूछा था, उसको इसमें कन्वर्ट करना था, 3.1 किलोवाट घंटा में कन्वर्ट करना था। बामन था कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करने वाले साधन को क्या कहते हैं? तो इसको विद्युत मोटर कहते हैं। जबकि डायनेमो क्या करता है? तो यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। रेक्टिफायर और फ्यूज सबका एक बार देख लीजिएगा कौन कौन किस में रूपांतरण करता है, थोड़ा सा इसको बता देते हैं। जैसे रेक्टिफायर क्या करता है? तो ये AC को DC में बदलता है, जबकि फ्यूज तो करता है कि जैसे ज़्यादा जब वोल्टेज जाता है उसको खत्म कर देता है फ्यूज का। इसलिए इसमें पूछ देता है किसका बना होता है, तो PB और एशियन का मिश्रण होता है, सीसा प्लस टीन का। एक और पूछता है जैसे कि माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन जो होता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और लाउड स्पीकर, तो लाउड स्पीकर बदलेगा आपको विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। डायनेमो हम देख लिए थे यांत्रिक को विद्युत में, विद्युत मोटर विद्युत को यांत्रिक में, विद्युत सेल पूछता है तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। उसी तरह हो जाएगा प्रकाश विद्युत सेल, तो ये प्रकाश को विद्युत में बदलेगा। फिर विद्युत पंखा कहता है, तो विद्युत पंखा आपका हो जाएगा किस में? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर हो गया। उसके बाद है मोमबत्ती, तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। कोयला रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में। भाप इंजन तो ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। रेक्टिफायर हो गया था AC को DC में। इन्वर्टर पूछता है तो DC को AC में बदलता है। एक फोटोवोल्टाइक सेल होता है तो वो आपका बदल देता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट पे चलते हैं 53 नंबर पे। 53 कह रहा है कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? ए में है गैलीलियो, B में है न्यूटन, C में है केपलर, D में है टॉलमी। तो गति को सर्वप्रथम परिभाषित किया था गैलीलियो ने। और गति का नियम किसने दिया है? तो ये दिया था न्यूटन ने। तीन नियम था, प्रथम नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। तो पर ये भी पूछता है कि न्यूटन का प्रथम नियम का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जड़त्व से है प्रथम नियम का। दूसरा नियम है कि F बराबर m में कि बल जो होता है त्वरण का समानुपाती होता है। और तीसरा है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत एवं, इसमें क्या होता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया, जब दो वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगाती है तो वे एक दूसरे पर बराबर परिणाम का और विपरीत दिशा में बल लगाते हैं, तो वही कहा जाता है कि अर्थात प्रत्येक क्रिया के लिए बराबर और प्रतिकूल प्रतिक्रिया होता है, जितना इधर से लगता है उतना इधर से भी लगता है। तो ये न्यूटन का तीसरा 3 नियम हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका राइट आंसर ये है कि पहला बार परिभाषित पूछेगा तो गैलीलियो हो जाएगा। 54 है कि सेंटीग्रेड तथा फॉरेनहाइट के तापमान किस बिंदु पर समान होते हैं? तो ये आपका किस पे समान हो जाएगा? तो 54 का आपका डी होकर -40 डिग्री पे दोनों समान होते हैं डिग्री में, सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट। 55 है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इससे वेवलेंथ कहा जाता है, यानी कि हमारा बी राइट आंसर है। 55 का बी हो जाएगा। 56 कह रहा है कि निम्न गैस अश्रु गैस की तरह काम में आ लेते हैं, HNO3, SO2, NH3 या Cl2। तो 56 का आपका डी होगा कि क्लोरीन जो है वो अश्रु गैस की तरह काम में ले आ जाता है। 57 है कि विद्युत स्त्री में क्या उपयोग होता है? तो ये किसका बना होता है? तो ये नाइक्रोम के तार का बना होता है। इसमें नाइक्रोम का तार यूज किया जाता है, ना कि तांबा या टंगस्टन या लोहे का। टंगस्टन का यूज आपका विद्युत बल्ब में होता है। 58 है कि CB रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? ए में कह रहा है कि जीव विज्ञान, B में है भौतिक विज्ञान, C में है आपका रसायन शास्त्र, D में है गणित।
तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाए? इनको फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट पे चलते हैं। 59 कह रहा है कि पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किसका यूज किया जाता है? क्लोरीन का यूज किया जाता है। 60 नंबर है कि मूत्र का पीएच होता है, तो इसका पीएच मान 6 होता है। 61 है कि किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है? तो 61 का आपका हो गया सी नंबर, एल्युमिनियम का, ये हल्का होता है इसलिए। 62 है कि कार्बन का कौन सा अपरूप कांच को काटने में प्रयुक्त किया जाता है? ग्रेफाइट, ग्रेफिन, हीरा या फुलरीन? तो कार्बन का कौन सा कांच को काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हीरा का यूज किया जाता है। 63 है कि कृत्रिम उर्वरक में रसायन रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, एक तीसरा तत्व कौन सा होता है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। इसमें जो घर पे खाद का बोरा आता है उसमें आप देखते होंगे लिखा होता रहता है N/P/K, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम NPK। 64 है कि कौन सी गैस हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त होती है? एसिटिलीन, इथेन, एथिलीन या मीथेन? तो फल को पकाने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो 64 का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका एथिलीन का, एथिलीन गैस का यूज किया जाता है। 65 है कि मेंडल अपने शोध के लिए जिस पौधे का प्रयोग किया था उसका क्या था? तो ये मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। 66 है कि घरेलू छिपकली किस वर्ग का सदस्य है? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबिस या एक से अधिक? तो जो घरेलू छिपकली होती है रेप्टिलिया वर्ग में आता है, जो रेंगने वाला जीव होता है। 67 है कि मानव नेत्र के गोले का व्यास कितना होता है? तो इसका व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। 68 है कि एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? तो किसका नाम है? तो इसका हो जाएगा विटामिन सी। ए का क्या हो जाएगा? तो ए का हो जाता है आपका रेटिनॉल, बी का हो जाएगा आपका थाइमिन, सी का हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, डी का हो जाएगा कैल्सीफेरोल, रथ एक टॉफी, और ई का हो जाएगा टोकोफेरॉल, और के का हो जाएगा फिलोक्विनन। 69 इसका राइट आंसर सी था। 69 है कि रक्त वर्गों की खोज किसने किया था? तो रक्त वर्गों का खोज आपका किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। 70 नंबर पे चलते हैं। 70 नंबर कह रहा है कि चेचक के टीके का कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ों से, रासायनिक अपक्रिया से, भेड़ों से या जमीन से? तो चेचक का टीका प्राप्त होता है भेड़ों से, यानी कि सी हमारा राइट आंसर है। 71 है कि पौधों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर किया जाता है? तो पौधों का अध्ययन आपका वनस्पति शास्त्र के अंतर किया जाता है। जंतु विज्ञान में जंतु का अध्ययन किया जाता है, और टेक्नोलॉजी का तो जैव प्रौद्योगिकी हो गया। जीव विज्ञान में दोनों का हो जाएगा, जंतु विज्ञान और बायोलॉजी और बोटनी। तो जूलॉजी और बोटनी बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो बोटनी में वनस्पति शास्त्र, जूलॉजी में जंतु विज्ञान। ये हो गया 72 कि तारपीन का तेल निकाला जाता है, तो किससे निकाला जाता है? तो चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है। 73 है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु दूध से दही जमाने में सहायता करता है? तो इसके लिए सहायता करता है लैक्टोबैसिलस। 74 है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका डार्विन ने लिखा है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। 75 है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु, यहाँ से आपका करेंट आ गया कि शुभांशु शुक्ला और उसके दल ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपने 18 दिवसीय प्रवास के दौरान किस भारतीय प्रजाति पर सूक्ष्म गुरुत्व प्रयोग किया? बिच्छू पर, टार्डिग्रेड्स पर, मकड़ी पर या केंचुए पर? तो इसका राइट आंसर बी है, टार्डिग्रेड्स। 76 है कि भारत ने पहली बार किस देश में आयोजित एक्सरसाइज टैलिस्मन सेबर नामक सैन्य अभ्यास में भाग लिया था? तो कल भी था ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो अभ्यास हो रहा है एक्सरसाइज टैलिस्मन सेबर, उसी में भाग लिया है पहली बार। 77 है कि इजराइल ने 13 जुलाई 2025 को अपने किस सबसे उन्नत संचार उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो इसका राइट आंसर है सी, DRO और ड्रोर-1। 78 है कि भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच हुआ नया व्यापार समझौता किस तारीख से लागू होगा? तो ये लागू होगा आपका 1 अक्टूबर 2025 से। कल ये करवाए भी थे कि किसके साथ हुआ था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ये आपका जो एडुटेरिया का फुल एंड टेस्ट टूर था उसमें बताया था कि कौन कौन देश है इसमें। 79 है कि खेल दिवस के अवसर पर, इसका राइट आंसर 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। 79 है कि खेल दिवस के अवसर पर बिहार झारखंड के खिलाड़ियों के लिए नई खेल एकेडमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपका राजगीर में। 29 अगस्त खेल दिवस का मनाया जाता है 29 अगस्त को, किसके बर्थडे पे? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पे। 80 है कि दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किस तकनीक के माध्यम से कृत्रिम वर्षा कराने को ऐतिहासिक परियोजना शुरू की गई थी? तो इसके लिए क्या करवाया गया था? तो ये फॉग कैनन, स्मॉग टावर, आयनीकरण, क्लाउड सीडिंग। तो इसका राइट आंसर सी देता है, क्लाउड सीडिंग। 81 है कि हाल ही में दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, जेनिफर
गिरलिंग साइमंस। 82 है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपनी स्वदेशी क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली नाविक को और अधिक सशक्त बनाने के लिए वर्ष 2026 तक कितने अतिरिक्त नेविगेशन उपग्रह प्रक्षेपित करने की योजना बनाई है? 1, 2, 3 या 5? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर की 3 और बनाएगी, प्रक्षेपित करेगी। 83 के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की अप्रैल 2025 की फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार 25 में दुनिया का सबसे अधिक ऋण से GDP अनुपात वाला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर डी होगा, सूडान। 84 की पटना हाई कोर्ट के 45वें नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति विपुल M पंचोली को। 85 पे चलते हैं। 85 नंबर कह रहा है कि अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड AM में जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन है? तो यह है राजा कुमारी। सी हमारा राइट आंसर होगा। 86 है कि मेघालय के जोबोई शहर में किस आदिवासी समुदाय द्वारा पारंपरिक बेहदी नखलम महोत्सव मनाया गया? तो ये कहाँ मनाया गया है? तो ये हो गया किस समुदाय के साथ? तो पनार, PNAR, पनार। 87 कि भारत और सिंगापुर के बीच होने वाले 14वें संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका 87 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जोधपुर में किया गया है एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का आयोजन। 88 है कि कछुओं के संरक्षण के लिए किस मंदिर को आदर्श मंदिर का दर्जा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नाग शंकर मंदिर को आदर्श मंदिर का दर्जा दिया गया है। 89 है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 16 जुलाई 2025 को स्वीकृत प्रधानमंत्री धन कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है आपका बी नंबर। ये बजट में भी बताया, इस पे बहुत चर्चा किया गया था कि 100 चयनित कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाना। 90 नंबर है कि गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी कंपनी लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा संजय कौल को नियुक्त किया गया है। 91 है कि यूनिसेफ और WHO की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2024 में किस क्षेत्र ने बच्चों के टीकाकरण में अब तक का सर्वोच्च स्तर हासिल किया है? तो 91 का है दक्षिण एशिया। सी हमारा राइट आंसर है। 92 है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने मधुमक्खियों को साइबोर्ग में बदलने वाला दुनिया का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण विकसित किया है? तो ये चीन ने विकसित किया है। 93 है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने भारत के अंतर्देशीय जल परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने के लिए किस वैश्विक रसद कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो 93 का आपका हो जाएगा सी नंबर कि आप ये हो जाएगा रेनस लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। 94 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रांड कॉलर ऑफ द नेशन ऑफ द साउदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है? ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका राइट आंसर ब्राजील हो जाएगा। हाल ही में किसको कहाँ मिला है? तो ओमान में मिला है, आपका अभी कल ही मिला है, इसको देख लीजिएगा। ओमान में पहला कोई विदेशी है जिसको मिला है ओमान का सबसे सर्वोच्च सम्मान PM को, नरेंद्र मोदी को। इनका 29वां मेडल था, 29वां किसी विदेशी देश बाहर मिला हुआ। 95 है कि 20 युवा कौशल दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो इसका राइट आंसर है सी कि AI और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। 96 है कि 58वीं ADB वार्षिक बैठक के दौरान भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस देश के अपने समकक्ष के साथ आर्थिक और बहुपक्षीय सहयोग पर बातचीत की है? तो 96 का हो जाएगा बी, इटली। 97 है कि भारत तिब्बत युवा सीमा पुलिस ITBP की कितने सदस्यीय टीम ने माउंट मकालू की सफल चढ़ाई की है? 6, 10, 11 या 12? तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा 12 सदस्यीय टीम ने माउंट मकालू की सफल चढ़ाई की है। 98 है कि बिहार सरकार की सतत जीविकोपार्जन योजना का लाभ अब किन नए लाभार्थी समूहों को भी प्रदान किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दिव्यांगजन को भी और ट्रांसजेंडर समुदाय को। तो ये राइट आंसर होगा। 99 है कि जून 2025 में जारी नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 रिपोर्ट में भूमि से घिरे राज्यों यानी लैंडलॉक जो स्टेट है की श्रेणी में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसको मिला है 9वां स्थान। 100 है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई भारत की पहली विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन किन 2 वन्यजीव क्षेत्रों को जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर है सी कि दुधवा टाइगर रिजर्व और कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य को जोड़ती है। हमारा 100% कंप्लीट हो गया। इस तरह हम लोग टोटल 20 सेट देख लिए GS का। ये बुक कंप्लीट हो गया GS का। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा आप क्या चीज़ कराया जाए। हमारे पास SPD का करेंट का भी करवाना था, उसको अगर कहा जाएगा तो MCQ उसका करवा दिया जाएगा या फिर और कुछ जो मैसेज कीजिए। दूसरा हो गया इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल IAS PCS सॉल्यूशन पे दे दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टारगेट के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।